Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. I am Kuldeep Nagar, your chemistry teacher. आज के सेशन में FST 26 इस पेपर का डिस्कशन हमें करना है। तो सबसे पहले पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, हाउ मेनी कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। टोटल 7 कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। इतना आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है। ये सारी स्ट्रक्चर्स आपको क्या दे रखी है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो आपको दे रखा है साइक्लोपेंटेन है। साइक्लोपेंटेन में 2 क्लोरीन वेज पे लगा रखा है और एक जो ब्रोमीन है ये डैश पे लगा रखा है। सॉरी, ये भी वेज पे ही लगा रखा है। आइडेंटिफाई करना है कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव, दैट मीन्स कायरल है या नहीं है। तो कायरल मॉलिक्यूल या ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होता है, पीओएस जहाँ पे एब्सेंट है, सीओएस जहाँ पे एब्सेंट है, एएओएस जहाँ पे एब्सेंट है। अब इतना आप देखोगे उसमें आपका काम हो जाता है। अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर पीओएस और सीओएस एब्सेंट होगा तो वहाँ पे एएओएस भी एब्सेंट ही होगा और इन दोनों के एब्सेंट होने से ही मॉलिक्यूल कायरल बन जाएगा या मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ आपको पीओएस नजर आ रहा है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आपको केवल ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल काउंट करने हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर देखो। अब सेकेंड स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन के अबाउट ना तो पीओएस प्रेजेंट होता है ना ही सीओएस प्रेजेंट होता है। इस मॉलिक्यूल में सिंगल कायरल कार्बन है। सिंगल कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। थर्ड मॉलिक्यूल आप देखो, CH3HCl, CH3HCl। अब ये फिशर प्रोजेक्शन में मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करके आपको दिए रखा है। इसमें अगर आप चाहो तो सीधा ऐसे देखो कि सर यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो बिल्कुल गलत आएगा ये आंसर। पहले आप इस CH3 को वर्टिकल लाइन पे लेके जाओ, तब जाके इसको आप सही तरीके से व्यू कर पाओगे। तो जैसे मान लो कि ये कायरल कार्बन है, इसके तीनों वैलेंसी को आपने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, एक वैलेंसी को फिक्स करना है। अगर ऐसा आप करते हो तो मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। CH3 को वर्टिकल लाने के लिए बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसे रोटेट करो। जो नया मॉलिक्यूल बनेगा इसमें जाके चेक करना है कि वेदर दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। तो CH3 इधर आ जाएगा, Cl राइट में आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। अब देख लो यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो अभी तो बेसिकली एक ही मॉलिक्यूल ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। डी वाला देख लो। अब डी वाला भी बहुत आसान है। CH3 यहाँ पे वेज पे है, CH3 डैश पे है, Cl वेज पे है, Br वेज पे है और यहाँ पे CH3 वेज पे है। इस तरीके से अगर आप देखो तो Cl और Br तो हाफ ऑफ कट जाएंगे इधर, लेकिन इधर CH3 वेज पे आएगा तो इधर CH3 डैश पे आएगा। यहाँ पे पीओएस एब्सेंट है, COS आप चेक कर लो यहाँ पे एब्सेंट है, ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। ई में आप देखो क्लोरीन लगा रखे हैं, साइक्लोहेक्सेन पे 6 क्लोरीन है और फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वाला जो क्लोरीन है ये एक साइड है और बाकी के जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वाले क्लोरीन है वो ऑपोजिट साइड है। तो हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का ये जो वाला पर्टिकुलर आइसोमर है ये ऑप्टिकली एक्टिव आता है, 1 to 4 वाला। ये 1, ये 2 और ये 4। अब इस पे आप चाहे कोई भी ग्रुप यहाँ पे अटैच कर लो, ना तो कोई पीओएस आपको मिलेगा और ना ही कोई सीओएस यहाँ पे प्रेजेंट है। आप इस तरीके से देखना चाहो तो ये क्या हो गया, डैश पे CH3 या डैश पे CH3 या Cl आपको लगाना है तो Cl इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डैश पे CH3 होगा और वेज पे CH3 होगा। तो इस तरीके से कोई पीओएस नहीं है, कोई COS भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। यहाँ से ऊपर अगर जाएंगे तो ये वेज डायरेक्शन में मिल रहा है तो उसके एग्जैक्टली 180 डिग्री में डैश डायरेक्शन में आपको Cl मिलना चाहिए था। अगर यहाँ पे Cl और Cl प्रेजेंट है, ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे COS भी प्रेजेंट नहीं है, POS भी प्रेजेंट नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है ये। और F में आपके पास फिनोल बना रखा है। फिनोल में तो कहीं से ऑप्टिकल एक्टिविटी आ नहीं सकती, सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कोई कायरल कार्बन आपको मिलेगा नहीं। कंप्लीटली प्लेनर मॉलिक्यूल है। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूलर कट, जिसको आप क्या बोलते हैं, सैंडविच प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो तो यहाँ पे प्रेजेंट हो गई सही। और इस तरीके से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लास्ट वाला आपको बहुत अच्छा दे रखा है, इसमें थोड़ा सा चेक करने में कभी कभी आपको गलती होती है। ये साइक्लिक एस्टर बना रखा है, यहाँ पे CH3 है डैश पे, इधर भी CH3 है डैश पे। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि सर यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इस तरीके से कट कर देते हैं कि सर यहाँ C डबल बॉन्ड हो, यहाँ C डबल बॉन्ड है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख तो रहा है। लेकिन आप थोड़ा अच्छे से देखो कि यहाँ पे जो डैश में CH3 प्रेजेंट है, एग्जैक्टली इसके जस्ट यहाँ पे डैश में आपको CH3 प्रेजेंट मिलना चाहिए था। यहाँ पे भी POS नहीं है और COS भी यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। तो अभी तक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कौन सा आ गया, B ऑप्टिकली एक्टिव है, D ऑप्टिकली एक्टिव है, E है,
और G है, टोटल 4 एप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल आउट ऑफ 7 आपको दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया 4। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच आर सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। और सारे के सारे जो कंपाउंड आपको दे रखे हैं, या तो फिनोल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है या अल्कोहल है, एल्कीन भी आपको दे रखा है, अल्काइन दे रखा है और अल्केन दे रखा है। इन सारे कंपाउंड में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्वस NaOH में सॉल्युबल है। तो ये बेसिकली GOC2 में से एसिड बेस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। NaOH में कौन सा सॉल्युबल हो सकता है, तो हर किसी का एसिड बेस जैसा आप रिएक्शन करवा लो, और जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बनता हो या स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस बनता हो, ऐसा पर्टिकुलर एग्जाम्पल या ऐसी पर्टिकुलर रिएक्शन फिजिबल होगी, और उसमें ये अज्यूम कर सकते हैं कि गिवन कंपाउंड एक्वस NaOH में सॉल्युबल होगा। तो बहुत ही सिंपल सा है कि कोई भी गिवन एसिड है, NaOH एक्वस के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करोगे तो OH माइनस विल कंज्यूम एसिडिक प्रोटॉन, और प्लस क्या बनेगा, Na+A माइनस एक्वस। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड अपने पास एसिड H2O और रिएक्टेंट साइड कौन है, HA। H2O से ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जो भी गिवन कंपाउंड है वो एक्वस NaOH में सॉल्युबल होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। तो वाटर से ज़्यादा एसिडिक कौन हो सकता है, ऑफ कोर्स वाटर से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, वाटर में कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, OH माइनस। कॉन्जुगेट बेस का जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा उतना ही ज़्यादा कंपाउंड एसिडिक है। तो O माइनस से ज़्यादा स्टेबल कौन हो सकता है, जैसे कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होगा, यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन होगा, फिनॉक्साइड आयन में जो ऑक्साइड आयन है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होगा, यहाँ पर OH माइनस रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड नहीं है। तो यहाँ से जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा फिनॉक्साइड आयन, दैट विल बी मच मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू OH माइनस, देयरफॉर फिनॉल विल बी मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू H2O। तो फिनॉल अपने पास वाटर से ज़्यादा एसिडिक हो सकता है, अल्कोहल वाटर से ज़्यादा एसिडिक नहीं होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, सल्फोनिक एसिड वाटर से ज़्यादा एसिडिक होगा, और कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड, कोई भी वीक एसिड वाटर से ज़्यादा एसिडिक ही होगा। तो अब इसमें आप चेक कर लो कि कौन कौन सा आंसर हो सकता है। एक फिनॉल आपको दे रखा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे इसके सारे आंसर्स में लिख देता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, फिनॉल, ये सभी वाटर से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। अल्कीन, अल्काइन या अल्केन, ये सभी वाटर से ज़्यादा एसिडिक नहीं होते हैं, तो इन सबको तो आप हटा ही देना। एक तो फिनॉल हो सकता है, एक अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मीन्स बेंजोइक एसिड दे रखा है, ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, COOH प्रेजेंट है बेटा, जहाँ पे भी COOH प्रेजेंट है वो वाटर या अल्कोहल से तो ज़्यादा ही एसिडिक आएगा। CH3COOH, ये अपने पास पिक्रिक एसिड दे रखा है, पिक्रिक एसिड में फिनॉल है, और फिनॉल वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता ही है, और इनफैक्ट पिक्रिक एसिड में फिनॉल होने के बावजूद ये CH3COOH एसिडिक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक होता है, बिकॉज ऑफ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग -M ऑफ NO2, एंड दैट NO2 इज अटैच्ड टू फिनॉल 3 टाइम्स। तो ये सब आपको रिएक्शंस देंगे। ETOH अल्कोहल नहीं दे सकता। स्क्वेरिक एसिड, अगेन स्क्वेरिक एसिड बहुत एसिडिक होता है, एसिडिक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक होता है, तो वाटर से तो पक्का ही ज़्यादा है। एल्कीन आपको दे रखा है, अल्केन दे रखा है, इथाइल अमाइन दे रखा है, इथाइल अमाइन इज नॉट एसिडिक, इट इज़ एक्चुअली बेसिक, और अपने पास मीथेनॉल दे रखा है। तो अल्कोहल में आपने सीखा ही था कि मीथेनॉल एक्चुअली वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है, और बाकी सभी के सभी अल्कोहल वाटर से ज़्यादा एसिडिक नहीं होते हैं, वाटर से लेस एसिडिक होते हैं। केवल एक ही अल्कोहल अपने पास है, मीथेनॉल, विच इज़ मोर एसिडिक देन वाटर, देयरफॉर मीथेनॉल विल बी सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। तो टोटल अपने पास यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है क्या, 7। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। इन अ B2H6 मॉलिक्यूल, अब ये केमिकल बॉन्डिंग में ब्रिज बॉन्डिंग वाला जो टॉपिक है वहां से आ गया है। B2H6 डाइबोरेन, इन अ B2H6 मॉलिक्यूल मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन वन प्लेन इज X, नंबर ऑफ 2 center 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज Y, and total number of orbital that are participating in hybridization that is equal to Z. What is the value of Z minus X plus Y? तो B2H6 के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। B2H6 को हम बोलते हैं डाइबोरेन। किसका डाइमर होता है, BH3। BH3 में आप देख लो, बोरोन के 3 सिग्मा बॉन्ड है, बोरोन के पास कोई लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं होता, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लॉन पेयर, तो ये कितना हो गया 3, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है।
और बोरॉन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल होती है सेकंड शेल में टोटल 4 ऑर्बिटल होते हैं। आउट ऑफ दोस 4 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल्स आर यूटिलाइज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, 3 ऑर्बिटल्स आर यूटिलाइज्ड इन सिग्मा बॉन्डिंग एंड 4th ऑर्बिटल इज एम्प्टी। तो 4th ऑर्बिटल अगर एम्प्टी है तो ये बहुत अच्छा लुईस एसिड होता ही है। ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये बेसिकली यहाँ पे डाइमराइजेशन करता है। किस तरीके से? यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, जिस ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन एटम ने बोरॉन के एक p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना रखा है, हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल होगा वो 1s ऑर्बिटल होगा, उसी में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। यही ऑर्बिटल सेकंड बोरॉन के p ऑर्बिटल के साथ इस तरीके से ओवरलैप होता है। तो ये बेसिकली दोनों बोरॉन एटम के p ऑर्बिटल के साथ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही है। और इस तरीके से ये बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको क्या बोलते हैं? ब्रिज बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग होती है। एक बॉन्ड में यूजुअली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो 2 बॉन्ड में कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन दोनों बॉन्ड को मिला के ही यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 and 2। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। और इस ब्रिज बॉन्ड को बेसिकली क्या बोलते हैं? 1 2 3। 3 तो यहाँ पे सेंटर है और इलेक्ट्रॉन इसमें कितने प्रेजेंट है? 2। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हाउ मेनी? 3 center 2 electron bond are present। 3 center 2 electron bonds are present in diboron structure। अब यहाँ पे शुरुआत से मैं स्टार्ट करता हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन अ वन प्लेन। तो ये जो B2H6 के स्ट्रक्चर है, बोरॉन अभी कितना था? sp2 था और अभी कितना हो गया? 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 हो गया। sp3 कितना होता है? नॉन प्लेनर। तो नॉन प्लेनर में B2H6 का स्ट्रक्चर इस तरीके से आता है। 2 हाइड्रोजन एटम तो यहाँ पे प्लेन में होंगे, एक प्लेन से बाहर होगा, एक प्लेन से अंदर होगा। sp3 टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ये एकदम स्टैंडर्ड है। ये हाइड्रोजन एटम अबव द प्लेन है, तो ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पे बिलो द प्लेन होगा। टोटल 4 हाइड्रोजन एटम्स आर एक्चुअली इन द प्लेन। वाई पे आ जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बेटा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो खूब होते हैं, लेकिन 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपने कहाँ देख लिया? बहुत मुश्किल से मिलेगा। और B2H6 में तो ऐसा नहीं है। कई लोग यहाँ पे करेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दैट इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू 2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऐसा मत करना, ढंग से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो 0 है। z इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। हमेशा सेंट्रल एटम के ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल सेंट्रल एटम अपने पास कितना हो गया? दोनों बोरॉन एटम, दोनों के 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। टोटल 8 ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। तो 8 - 4 + 0 विच इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा अपने पास 4। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था और इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जबकि ऐसा कोई बॉन्ड डाइबोरेन में प्रेजेंट नहीं है। तो यहां से ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते थे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं फिर बता देता हूं कि बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना होगा। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व्ड। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड। कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट का रिएक्शन आपने कर रखा है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, और रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होना चाहिए। तो चेक करते हैं कि कहां पे हो सकता है। टोटल 7 रिएक्शंस है, बहुत आसानी से आंसर हो जाएगा। H2O2 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है, और ऑक्सीजन गैस अगर आपको बनाना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। -1 से 0 जाना मतलब ये क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये क्या होना चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। कितना आसान हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अपने पास कौन हो सकता है? सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे मतलब खुद इलेक्ट्रॉन खाए, तो Fe3+ इलेक्ट्रॉन खा सकता है। ओजोन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओजोन में O 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये ऑफकोर्स इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना ही चाहता है। HClO Cl+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इनफैक्ट Cl2 होता वो भी H2O2 को ऑक्सीडाइज करवा देता है। Cl अगर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब भी ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की आदत है, जबकि यहाँ पे HClO में तो क्लोरीन +1 में दे रखा है। अगेन इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑल 3 विल ऑक्सीडाइज H2O2 टू ऑक्सीजन।
तो 3 केसेस में ऑक्सीजन गैस निकल सकता है और बाकी के 3 केसेस भी आप देख लो। SO3 2-, तो सल्फर यहाँ पे +4 में है, ये +6 में जा सकता है, तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगा। मतलब यहाँ पे H2O2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, तो ऑक्सीजन एटम -1 से कहाँ जाएगा, -2 में जाएगा। ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होगी, वाटर बनने वाला है। तो यहाँ पे तो इसका रोल ही ऑपोजिट हो गया, ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकता है। सिमिलरली और कौन बच गया, Fe2+, और Fe2+ आपको दे रखा है एसिडिक मीडियम में, तो उल्टा यहाँ पे H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा और ये Fe2+ को Fe3+ तक ऑक्सीडाइज करेगा, तो यहाँ से भी ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेगा। और फाइनली एक रिएक्शन आपको दे रखी है H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो यहाँ से तो ऑक्सीजन गैस निकलता ही है। ऑक्सीजन किस में बेटा, -1 में प्रेजेंट है पेरोक्साइड में, और -1 बेसिकली ऑक्सीजन एटम का इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ऐसे कुछ कंपाउंड जिनमें कोई भी पर्टिकुलर एटम इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, अगर आप उसे हीट करोगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों के कंपाउंड आपको मिलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन होता है। तो H2O2 को हीट करते हैं तो सबको पता है कि H2+ ऑक्सीजन गैस आपको मिलता ही है। यहाँ पे ऑक्सीजन -1 में था, तो ऑक्सीजन किस में चला गया, -2 में, और किस में चला गया, 0। इधर ऑक्सीडेशन हो गया, इधर रिडक्शन हो गया। तो टोटल 4 केसेस ऐसे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो गया इसका 4। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन एक्वस मीडियम इज 3 × 10⁻² atm। सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन, उसमें टॉपिक आता है हेनरीज लॉ, और हेनरीज लॉ का इक्वेशन अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। एट व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन atm the molality of gas in aqueous solution will be 5/9 मोलल। ओके, गैस जब वाटर में सॉल्युबल है या गैस जब सॉल्यूशन में अपने पास डिसॉल्व होगा, तो इसके लिए आपको मोलैलिटी दे रखा है और ये पूछा है कि कितने पार्शियल प्रेशर पे ऐसा हो सकता है। हेनरीज लॉ की प्रॉब्लम है, इक्वेशन आपको पता है, कोई यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है या कोई भी सॉल्वेंट आपको दिया जा सकता है, यहाँ पे कोई गैस है, गैस का जितना ज़्यादा प्रेशर होगा ये सॉल्यूशन में जाके ही डिसॉल्व होगा, तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन दिस पर्टिकुलर सॉल्वेंट, एंड हियर सॉल्युबिलिटी इज रिटन इन द टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, और P गैस इज इक्वल टू KH X गैस। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये आपको फाइंड आउट करना बहुत इजीली आ सकता है। KH का वैल्यू आपके पास है, और जो लिक्विड सॉल्वेंट है इसके अंदर जितना भी गैस का सॉल्युबिलिटी है उसका मोल फ्रैक्शन आपको नहीं पता है, लेकिन मोल फ्रैक्शन नहीं पता है तो क्या हुआ, मोलैलिटी आपको दे रखा है। इस मोलैलिटी, एक सिंगल कॉन्सेंट्रेशन टर्म को मोल फ्रैक्शन अनदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आपको चेंज करना है, उससे अपने पास X गैस आ जाएगा, X गैस को KH से मल्टीप्लाई कर देना, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस आपको मिल जाएगा। तो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। मोलैलिटी आपके पास है 5/9, तो 5/9 मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, 5/9 मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पे अपने पास क्या है, गैस, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो 1000 ग्राम अपने पास सॉल्वेंट कौन अज्यूम कर सकते हैं, वाटर, वैसे वाटर ही दे रखा है। मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है गैस का, तो मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो मोल्स ऑफ गैस कितने अज्यूम कर लिए, 5/9, टोटल मोल हो जाएंगे 5/9 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है वाटर का 18। यहाँ से X गैस कैलकुलेट होगा, KH ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस हेनरीज लॉ कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी है, इसका क्वेश्चन आएगा 3.00, इसका जो आंसर है वो 3.00 आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एज सच मैं नहीं बोल सकता कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। मोल कंसेप्ट अगर आपको थोड़ा बहुत आता है और आइडियल गैस का थोड़ा सा एप्लीकेशन है, इन दोनों को आप यूज़ करोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी बहुत आसानी से आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ अ गैसेस O2 एंड N2, O2 और N2 दोनों गैसेस का मिक्सचर आपको दे रखा है। 1 atm 273 Kelvin is your condition, and density of this reaction mixture, density of this mixture of gases is 0.0013 gram per ml. If partial pressure of O2 in the mixture is A, then calculate value of 25A. तो ये जो मिक्सचर आपके पास दे रखा है आइडियल गैसेस का, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस, इस मिक्सचर में टोटल अपने पास जो प्रेशर है दैट इज 1 atm,
अब आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल प्रेशर 1 एटीएम में से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट इंडिविजुअल कंपोनेंट। अगर आपको मोल फ्रैक्शन पता चल जाए O2 का, तो टोटल प्रेशर 1 एटीएम से मल्टीप्लाई कर देना, जिससे अपने पास पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आ जाएगा। अब O2 का मोल फ्रैक्शन पता आपको करना है, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सिंपल सी बात है, O2 प्लस N2 का जो मिक्सचर है इसका कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए कि O2 कितना है मिक्सचर में, N2 कितना है। अब ये चाहे कॉम्पोजिशन आपको वेट परसेंटेज से पता हो, चाहे मोल परसेंटेज से पता हो, किसी भी तरीके से ये कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए। ये कॉम्पोजिशन के कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपको पता है, तो उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म से इस कॉम्पोजिशन को मोल फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं, और मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास O2 का पार्शियल प्रेशर आएगा। अब ये कॉम्पोजिशन आपको पता है या नहीं पता है, या इस कॉम्पोजिशन को पता करने के लिए क्या गिवन डेटा आपके पास है? तो डेटा क्या है कि O2 और N2 का जो अपने पास गैसियस मिक्सचर है, इसका डेंसिटी आपको दे रखा है। डेंसिटी गैसियस मिक्सचर का दे रखा है, तो एक ही दिमाग में आएगी, अपने पास इक्वेशन आएगी PM इक्वल टू DRT। यहाँ पे M क्या होगा? M एवरेज होगा, क्योंकि मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस अपने पास है। डेंसिटी यहाँ पे किस में होती है? ग्राम पर लीटर में होती है। PV इक्वल टू NRT, N इज नंबर ऑफ मोल इज वेट बाई वॉल्यूम, सॉरी वेट बाई मॉलिकुलर वेट। वेट होता है ग्राम में, मॉलिकुलर वेट होता है ग्राम में, वॉल्यूम लीटर में। तब जाके R की वैल्यू किस में यूज़ कर सकते हैं? 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। तो PM इक्वल टू DRT, M होता है ग्राम में, W बाई V ग्राम पर लीटर होता है बेटा ये, R इंटू T। बस यहाँ पे इतना ही कॉन्सेप्ट आपको देखना था कि डेंसिटी ग्राम पर ml में दे रखा है, लेकिन डेंसिटी आपको गैसियस मिक्सचर का ग्राम पर लीटर में यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके अपने पास M एवरेज मिक्सचर का जो एवरेज मोलर मास है वो आप पता कर सकते हो। तो प्रेशर हो गया 1 इंटू एवरेज मोलर मास ऑफ दिस मिक्सचर 0.0013 ग्राम पर ml मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ग्राम पर लीटर हो गया ये, इंटू R इंटू T। यहाँ से कैलकुलेट कर लो, मैंने ऑलरेडी कर रखा है 29.14, इस तरीके से कुछ एवरेज मोलर मास आ जाएगा। अब एवरेज मोलर मास आपको रिएक्शन मिक्सचर का पता है, इस एवरेज मोलर मास से आपको ये पता करना है कि गैसियस मिक्सचर के अंदर O2 का कंपोनेंट कितना है और N2 का कंपोनेंट कितना है। कॉम्पोजिशन आपको पता चल जाएगा। अब सीधा मोल कंसेप्ट पे आप चले गए। टोटल 2 गैसेस का आपके पास मिक्सचर है, कौन सा कितना मिक्स है ये आपको निकालना है, और M एवरेज आपको दे रखा है। तो इस तरीके से आप एक टेबल बनाओ। एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला होता है M1 इंटू N1 प्लस M2 इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 विच इज इक्वल टू M एवरेज। 1 कंपोनेंट 2 कंपोनेंट का जो मोलर मास है वो रिक्वायरमेंट होगा, और इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो लेट अस से कि इनके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, x और y। अज्यूम कर लेता हूँ मोलर मास कितना होता है 32 और 28, तो 32 इंटू एक्स प्लस 28 इंटू वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 29.14। यहाँ से आपको इनकी मोलर रेशियो x बाई वाई का वैल्यू मिल जाएगा। मोलर रेशियो से आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर 1 ATM से मल्टीप्लाई करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस मिलेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस को 25 से मल्टीप्लाई करके आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का इस तरीके से आंसर आएगा 7.00। नियरेस्ट इंटीजर में आपको आंसर प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज और आर नॉट यूज्ड टू प्रिपेयर पैरा ब्रोमो एनालीन एज मेजर प्रोडक्ट। तो कौन सी ऐसी रिएक्शन है जहां पे पैरा ब्रोमो एनालीन मेजर प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा? तो बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया ये। पहली रिएक्शन में आपके पास दे रखा है एनालीन का रिएक्शन आपने किया है Br2H2, तो यहां से Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल आपको मिलता है। एनालीन इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज़्यादा होगा, ऑर्थो और पैरा लोकेशन पे ही ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा कि ब्रोमो यहाँ पे 3 टाइम्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होता है और ट्राई ब्रोमो एनालीन प्रोडक्ट आपको मिलता है। देखिए येलो पीपीटी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है ड्यू टू वेरी वेरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ NH2। तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन को अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो आपको पता ही है कि NH2 का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है उसको घटाना पड़ता है। NH2 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर आप कैसे घटाते हो? एसिटाइलेशन करके NH C डबल बॉन्ड और CH3। ये C डबल बॉन्ड और CH3 क्या करता है?
लॉन पेयर C डबल बॉन्ड और CH3 की तरफ माइग्रेट हो रहा है। C डबल बॉन्डों का बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस M होता है, तो जब ये लॉन पेयर यहीं पे इंटरनली रेजोनेंस में बिजी होगा तो बेंजीन की तरफ इसका रेजोनेंस बहुत कम होगा, लगने को तो प्लस M ही लगेगा, लेकिन दैट प्लस M विल बी रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर कैसा हो चुका है, मॉडरेट। अब अगर आप इस पर्टिकुलर ग्रुप को बेंजीन पे लगा के फिर ब्रोमिनेशन करवाओगे तो मोनो ब्रोमिनेशन के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो ये रिएक्शन का नाम भी आपको पता है कि जब NH2 का जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है इसको थोड़ा सा मॉडरेटली डोनेटिंग इफेक्ट में अगर आपको चेंज करना है तो एसिटाइलेशन आप करवाते हो, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, शॉर्टन-बॉर्मन रिएक्शन। उसके बाद अगर आप ब्रोमिनेशन करवाओगे तो मोनो टाइम्स सब्स्टिट्यूशन आपको मिलेगा। तो जो सेकंड आपको दे रखा है ना वो एग्जैक्टली यही दे रखा है, और यहाँ पे आपको मोनो ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट मिलेंगे। सबसे पहले आप एसिटाइलेशन के लिए एसिटिल क्लोराइड का यूज़ करोगे, ये अपने पास क्या हो गया, एसिड डेरिवेटिव हो गया, तो ये सबस्ट्रेट है, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक, SN2TH रिएक्शन विल टेक प्लेस, NH2 प्लस C डबल बॉन्ड और CH3, प्रोटॉन लॉस होगा यहाँ से, तो एक न्यूट्रल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब आप इसका ब्रोमिनेशन करवाओगे तो ऑर्थो या पैरा पे मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, लेकिन पैरा से आपको पता ही है कि मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है, और वापस से एनालीन बनाने के लिए आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एनालीन, और यहाँ से CH3C डबल H, तो एनालीन के पैरा पे ब्रोमो आ गया, और ओनली वन टाइम सब्स्टिट्यूशन है। तो सेकंड रिएक्शन से तो आप ऐसा कर पाओगे, लेकिन फर्स्ट से नहीं कर पाते। अब थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं। थर्ड और फोर्थ भी अगेन वेरी इजी है। थर्ड रिएक्शन में एनालीन का रिएक्शन H2SO4 से किया है। एनालीन इज अ बेस, H2SO4 इज एन एसिड। एसिड बेस रिएक्शन होगा, एनालीन से बनेगा एनालीनियम आयन। और एनालीनियम आयन में NH3 प्लस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है मतलब कि मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो ब्रोमिनेशन करवाओगे तो मेटा पे ब्रोमो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ऑर्थो या पैरा पे नहीं मिलेगा। लास्ट अपने पास क्या, NaNO2 प्लस HCl से आप इसकी रिएक्शन करवाओ, डाइएजोटाइजेशन करो, और 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड आपको दे रखा है, मतलब कि जो डाइएजोनियम सॉल्ट आप बनाओगे उसको स्टेबल रखना है, उसको फर्दर डिसोशिएट करके कोई और आगे प्रोडक्ट अभी नहीं बनाना है। इसके बाद आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो KCN इन प्रेजेंस ऑफ CuCN, तो Cn माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक, लीविंग ग्रुप विल लीव, नाइट्रोजन गैस यहाँ से लीव कर गया, तो ये बेसिकली आपको क्या मिल गया, बेंजोनाइट्राइल। अब बेंजोनाइट्राइल का रिडक्शन आपको करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो C ट्रिपल बॉन्ड N विल बी कन्वर्टेड इनटू C सिंगल बॉन्ड N, तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजाइल अमाइन। अब बेंजाइल अमाइन के आगे आप ब्रोमिनेशन करना चाहते हो, ब्रोमिनेशन तो हो जाएगा बेंजीन का, लेकिन बेंजाइल अमाइन है, एनालीन नहीं है, बीच में एक CH2 ग्रुप आ चुका है, तो एनालीन यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है। एनालीन के पैरा पे आप ब्रोमो लगाना चाहते हो, लेकिन एनालीन आपको मिला ही नहीं, तो फोर्थ वाले में भी पैरा ब्रोमो एनालीन नहीं मिलने वाला। तो आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। इन तीनों रिएक्शंस में पैरा ब्रोमो एनालीन मेजर प्रोडक्ट आपको नहीं मिल सकता। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। एक पर्टिकुलर एल्कीन को आपको चेंज करना है सेकंड एल्कीन में, और इसके लिए आपको रिएजेंट ढूंढ के बताना है, द रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन पहले आप देख लो, उसके बाद आपको अपने आप ही लगेगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। सारे रिएजेंट आपको ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सीन आपको बनाना है, तो यहाँ पे टोटल 7 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 6। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल को किसी तरीके से आपको ब्रेक डाउन करना है। तो ब्रेक डाउन करने के लिए तो आप ओजोनोलिसिस यूज कर सकते हो। ओजोनोलिसिस हम यूज करेंगे तो ये तो साइक्लोहेक्सेनॉन में चला जाएगा, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। हटा दो इसको तो, और अब इस साइक्लोहेक्सेनॉन से जिसमें 6 कार्बन आइटम है आप उसको चेंज करना चाहते हो साइक्लोहेक्सीन में, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 तो आपने वैसे ही हटा दिया, क्योंकि इन दोनों में ओजोनोलिसिस आपने पहले नहीं करवाया। पहले ओजोनोलिसिस करवाना पड़ेगा, तभी ये मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होकर इसमें चेंज होगा। अब इससे अगर आपको ये बनाना है तो साफ साफ ऐसे ही दिख रहा है मुझे,
आप सबसे पहले कीटोन का रिडक्शन करवा के अल्कोहल बना दो और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में, इवन एलिमिनेशन होगा और डिहाइड्रेशन से प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, एल्कीन ही मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 में एकदम सेम आपको दे रखा है। ऑप्शन 2 में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करवा के अल्कोहल बनाया है और ऑप्शन 3 में H2Ni कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से इसको रिड्यूस करके अल्कोहल बनाया और अल्कोहल बनने के बाद फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उससे साइक्लोएल्कीन आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 and 3 बोथ कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग कन्वर्सन। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। कमर्शियल मेटलर्जिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम CuFeS2। तो ये कॉपर पाइराइड्स आपको दे रखा है CuFeS2 और यहाँ से कॉपर का अगर एक्सट्रैक्शन आपको करना है तो कौन कौन सी मेटलर्जिकल प्रोसेस कमर्शियली हम यूज़ करते हैं, कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सल्फाइड ओर है तो सबसे पहले ओर का प्योरिफिकेशन या ओर को कंसंट्रेट करने के लिए आप जो मेथड यूज़ करते हो सल्फाइड ओर के केस में फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कॉपर को एक्सट्रैक्ट अगर आपको करना है या Pb को एक्सट्रैक्ट करना है या फिर Hg को एक्सट्रैक्ट करना है, सल्फाइड ओर में मेनली यही होता है, अपने पास कॉपर सल्फाइड होता है, Pb सल्फाइड होता है, Hg सल्फाइड जो होता है गैलेना होता है। इन सभी को जब रिडक्शन करते हैं तो इनमें सेल्फ रिडक्शन से ही अपना काम चल जाता है, कोई कार्बन रिडक्शन या कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन आपको नहीं करना पड़ता। तो सेल्फ रिडक्शन होता है, कार्बन रिडक्शन आपको करना नहीं है। और कॉपर जब एक बार आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो उसको प्योरिफिकेशन के लिए डिस्टिलेशन मेथड यूज़ होता है, तो बिल्कुल गलत है, डिस्टिलेशन यूज़ नहीं होता, क्यूपलेशन यूज़ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ओनली ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से तो ओर को कंसंट्रेट करेंगे और सेल्फ रिडक्शन से जो अपना कॉपर है वो मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ओर से। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। विच इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये पीरियोडिक टेबल का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डिक्रीज होता है और इसके अलावा टोटल 3 to 4 एक्सेप्शंस हैं। अगर वो आपको पता है तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसानी से हो जाएगा। पहला आपको दे रखा है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो बेटा कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होता है। नाइट्रोजन में P3, ऑक्सीजन में P4, P3 वाला P4 से आगे चला जाता है। तो करेक्ट ऑर्डर आना चाहिए बेटा ये, तो पहला तो इनकरेक्ट हो गया। ये एक्सेप्शन यहीं पे आता है P3 P4 से। और बेरिलियम मैग्नीशियम यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, बेरिलियम और उसके आगे कौन होता है, बोरोन। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, बोरोन का क्या होता है 1s2 2s2 2p1। तो बेरिलियम में 2s में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बोरोन में 2p में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर का कंसेप्ट आता है, 2s इज़ वेरी वेरी नियर टू न्यूक्लियस एंड 2p इज़ फार फ्रॉम न्यूक्लियस। तो जो ऑर्बिटल है 2p, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, इसीलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है और P3 P4 में एक एक्सेप्शन आता है। चलो क्वेश्चन इसका 2 देख लेते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम। तो सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आप लिखो, उसके बाद ट्रेंड यूज़ करो, ट्रेंड यूज़ करने के बाद एक्सेप्शन यूज़ करो, तभी जाके फाइनल ऑर्डर बनता है। तो ये तो हो गया ट्रेंड, मैग्नीशियम इज़ higher in comparison to aluminium because magnesium is what 3s2 और ये कितना होता है 3s2 3p1। तो p में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, s में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहाँ पे निकालना थोड़ा सा आसान है, या मुश्किल है, इसीलिए मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है और सबसे कम किसका होता है, सोडियम का। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड और फोर्थ पे आते हैं। बोरोन, टेलियम एंड गैलियम। तो बोरोन की लाइन है, पीरियड में नहीं होगी, ग्रुप में होगी। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलियम। एक्सेप्शन पहले बात तो आप ऑर्डर लिखो तो कैसा होगा, टॉप टू डाउन जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। इसके बाद एल्यूमिनियम, गैलियम में एक्सेप्शन आता है, इंडियम, टेलियम में आता है। टेलियम का एक्चुअली इंडियम से ज़्यादा होता है, एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है गैलियम से, सॉरी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है गैलियम का। रीजंस आपको पता है ही सही। तो थर्ड इज बोरोन, टेलियम और फिर उसके बाद गैलियम, ये करेक्ट है। टेलियम का इतना ज़्यादा होता है कि वो गैलियम से भी ऊपर पहुंच जाता है। फोर्थ ऑप्शन आप देखो, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, बेरिलियम बोरोन से आगे तो सबसे ज़्यादा कार्बन का होना चाहिए। फोर्थ आपको गलत दे रखा है, फर्स्ट और फोर्थ गलत है, सेकंड और थर्ड सही है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous Na2SO4 यूजिंग Hg कैथोड एंड Pt एनोड सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। ये इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन आ गया
किसी इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन का आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो आइडेंटिफाई करना है कि कैथोड पे आपको क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यहाँ पे यूज होता है। कोई पर्टिकुलर आयन का या कोई पर्टिकुलर मेटल का या कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो वो रिड्यूस होगा, और किसी का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो वो ऑक्सीडाइज होगा। Na2SO4 अपने पास, तो Na+ हो गया, SO4 2- हो गया, वाटर दोनों जगह है, और Na+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, कैटायन विल माइग्रेट टू कैथोड। ठीक है, कैटायंस विल माइग्रेट टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर सकता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर सकता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। अभी तो ये 4 स्पीशीज़ है, मैं ऐसा करता हूँ कि इनको 6 स्पीशीज़ कर देता हूँ। जो आपके पास मेटल की रोड दे रखी है ना, जो इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड के अंदर जो मटेरियल है, प्लैटिनम और मरकरी, इनका भी तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है ना। होगा या नहीं होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे डिपेंड करता है। तो ऐसा करता हूँ कि इलेक्ट्रोड को भी इन्वॉल्व कर देता हूँ और थोड़ा और अच्छे समझाने की कोशिश करते हैं। कैथोड अपने पास किसका? Hg का, और एनोड अपने पास कितना? प्लैटिनम का। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? H+H2 गैस रिलीज हो जाएगा, +2H-, ये क्या हो जाएगा? सोडियम सॉलिड। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो Hg किस में जाएगा? -1 -2, इस तरीके से। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में तो जाएगा नहीं। यूँ बोल सकते हैं इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इतना कम होगा कि पॉसिबल ही नहीं है। अब बाकी अपने पास बचे 2। अब SRP सीरीज में देख लो, यहाँ पे कहीं सोडियम प्लस आता है और फिर यहाँ कहीं वाटर आता है, तो नीचे जाने पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। वाटर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो वाटर यहाँ पे रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। स्टेटमेंट देख लेते हैं। Na+ विल बी रिड्यूस्ड एट एनोड। पहली बात तो Na+ एनोड पे है नहीं, पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड, वाटर विल बी रिड्यूस्ड एट कैथोड, सही है। अब सल्फेट आयन और वाटर के ऑक्सीडेशन के बारे में आपको देखना है, मतलब अब कहाँ जाना पड़ेगा? एनोड पे। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सल्फेट आयन और वाटर, इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? और प्लैटिनम। प्लैटिनम तो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है नहीं, प्लैटिनम तो इनर्ट होता है। प्लैटिनम का अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर आप देखोगे तो एक्सट्रीमली हाई आएगा, दुनिया की किसी भी स्पीशीज से ज़्यादा आएगा। मतलब कि ये दुनिया की किसी भी स्पीशीज से इसका SOP लो आएगा। तो SOP अगर कम होगा तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो बाकी अपने पास कौन बचा? सल्फेट और वाटर। अगेन आपको पता है कि बेटा सल्फेट में सल्फर +6 में है, +6 से ऑक्सीडाइज होकर +7 में तो जाएगा नहीं। ये केवल लॉजिक है कि +6 से +7 में तो जाएगा नहीं। तो यहाँ से आपको केवल एक बात का एहसास होना चाहिए कि सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन करना बहुत ही हाईली इम्प्रोबेबल टाइप का है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सल्फर विल नॉट ऑक्सीडाइज टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो +7 में नहीं जाता। केवल यहाँ से हम ट्रिक के थ्रू याद रखते हैं कि +7 में नहीं जा सकता, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे थोड़ा सा हो नहीं पाएगा। वाटर का ऑक्सीडेशन आपको करना पड़ेगा। वाटर का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा? O2 + 4H+ +4 इलेक्ट्रॉन। और इसका अगर ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? S2O8, परऑक्सीडाइज सल्फेट आयन बनता है, +2 इलेक्ट्रॉन। आप इसका ऑक्सीडेशन नहीं करवाओगे, इसका करवाओगे। एक तो लॉजिक से आंसर आ गया। दूसरा, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका वैल्यू आता है कुछ -2 इस तरीके से 2.12 मान लेते हैं। और इसका SOP अपने पास आता है, इसका आता है -1.23, इसका -2.25 आता है। ये SOP के वैल्यू यहाँ पे क्या है? ज़्यादा है, तो इसी का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। वैसे दोनों का ही ऑक्सीडेशन नेगेटिव है बेटा, तो दोनों का जो ऑक्सीडेशन है वो हाईली अनफेवरेबल है, लेकिन दोनों में से एक का तो करना ही पड़ेगा। वाटर का होगा, सल्फेट का नहीं होगा। अब थर्ड क्या है? सल्फेट आयन विल बी ऑक्सीडाइज्ड एट हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये भी सही है कि अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा तो पानी बहुत कम होगा, तो पानी का पहले थोड़ा बहुत जो भी है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उसके ऑक्सीडेशन होने के बाद सल्फेट आयन का ही तो नंबर आएगा, तो सल्फेट आयन का भी ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। हायर कॉन्सेंट्रेशन पे सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा, बिल्कुल सही है। और लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे सल्फेट आयन बहुत कम होंगे, पानी बहुत ज़्यादा होगा। तो जब पानी बहुत ज़्यादा होगा तो फिर उसी का ऑक्सीडेशन करोगे और उतने में आपकी रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगी, सल्फेट आयन का कभी नंबर ही नहीं आएगा।
2, 3, 4 इज करेक्ट आंसर। लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन पे सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा, और रिडक्शन में अपने पास किसका होगा, वाटर का रिडक्शन होगा, Na+ का रिडक्शन नहीं हो पाएगा। 2, 3, 4। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ए में से अल्फा पार्टिकल गया, बी बन गया, बी में से बीटा गया, सी बन गया, सी में से बीटा गया, डी बन गया। अब इसमें से आपसे पूछा है कि ए बी सी डी में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, आइसोटोप हो सकते हैं, आइसोबार हो सकते हैं, या आइसोटोन हो सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा पार्टिकल का रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। लेट अस से कि ए इज A20 A40, ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कोई भी कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा, He2+। तो 2 तो आपने प्रोटॉन हटा दिए, 4 आपने मास नंबर हटा दिया, तो ये क्या बनेगा B3618। बीटा क्या होता है अपने पास, -10 इलेक्ट्रॉन ही होता है बेसिकली। तो यहाँ से जो भी C बनेगा उसमें 19 तो प्रोटॉन होने चाहिए, 36 इसका मास होना चाहिए। फिर वापस से आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन हटा दिया, मतलब कि बीटा पार्टिकल हटा दिया। तो अभी ये D कितना हो जाएगा 20, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, और मास नंबर 36 कांस्टेंट रहेगा। A एंड B आर आइसोबार, A एंड B आर आइसोबार। तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया बेटा। आइसोबार में मास नंबर क्या होना चाहिए, इनका सेम होना चाहिए। A एंड D आर आइसोटॉप, आइसोटॉप है बेटा, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। B C D आर आइसोबार, B C और D इनमें क्या है, मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, आइसोबार की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और फोर्थ अपने पास क्या हो गया, आइसोटोन, A और C। आइसोटोन मतलब कि न्यूट्रॉन्स इक्वल है। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स है बेटा 20, और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स है 36 - 19, तो 17 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन सेम नहीं है, मतलब फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर हो जाएगा 2 और 3। चलो 13th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है सिस एज वेल एज ई कॉन्फिगरेशन। तो टोटल 4 कंपाउंड हमें दे रखे हैं। इनमें सबसे पहले तो ये देखना है कि सिस कॉन्फिगरेशन होना चाहिए। सिस और ट्रांस अपने पास थोड़ा जनरल नॉमेनक्लेचर है। सेम साइड अगर सेम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिस। हर जगह सिस ट्रांस बोल नहीं सकते, जहाँ पे सिस ट्रांस आप बोल नहीं सकते वहाँ पे EZ यूज़ करना पड़ता है। EZ अपने पास IUPAC नॉमेनक्लेचर है। CIP सीक्वेंस रूल को अप्लाई करके EZ आप कहीं पे भी बता सकते हो। CIP सीक्वेंस रूल को यूज़ करके EZ आप कभी भी बता सकते हो। तो सिस ट्रांस देखना तो थोड़ा सा आसान होता है, EZ में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे अपने पास कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए सिस और E। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि सिस और E किस में हो सकता है। तो थर्ड वाले में अपने पास सिस कॉन्फ़िगरेशन है, फोर्थ वाले में भी सिस है, थर्ड वाले में देख लेते हैं कि सिस के साथ E है कि नहीं है। और थर्ड वाला ही आंसर है, तो इसी को बता देता हूँ मैं। बाकी का E और Z निकालना तो इतना ज़्यादा आसान है कि वो तो आप खुद ही कर लोगे। इसमें थोड़ा सा E और Z निकालने के लिए ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आपको दे रखी है, इन्हें कैसे एक्सपैंड करते हैं ये तुम्हें समझाना पड़ेगा, तब जाके आप बता पाओगे। दोनों ग्रुप सेम है, सेम ग्रुप सेम साइड, सिस तो है। अब आपको E चेक करना है। तो E चेक करने के लिए इन दोनों ग्रुप्स में लेफ्ट साइड और राइट साइड प्रायोरिटी डिसाइड करना होता है। CIP सीक्वेंस रूल को यूज़ करते हैं और प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, कौन हाई प्रायोरिटी है कौन लो प्रायोरिटी है। फिर देख लेते हैं कि हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड तो क्या हो गया Z, और हाई प्रायोरिटी ग्रुप ऑपोजिट साइड तब क्या हो जाएगा E। साइक्लिक ग्रुप में प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए आपको इनका हाइपोथेटिकल एक्सपेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि पहला तो हो गया ये, और ये इधर से हो गया अपने पास दूसरा। एक्सपेंशन आप किस तरीके से करते हो, आप दोनों साइड से रिंग को ओपन करो और इस तरीके से ओपन करो कि जो एटम्स आपको मिल रहे हैं ना, आप उनको लिखते जाओ जब तक कि आप फर्दर इसी कार्बन आइटम पे नहीं आ जाओ। जब इस कार्बन आइटम पे आ जाओगे घूम के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वो कार्बन आइटम बेसिकली ऑलरेडी पहले काउंट हो चुका है, तो वापस से काउंट नहीं कर सकते। वापस से काउंट नहीं कर सकते तो फिर उस कार्बन आइटम को सब ब्रैकेट से इंडिकेट कर देना। ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाएगा कि वो इमेजिनरी कार्बन है, दैट कार्बन इज ऑलरेडी काउंटेड बिफोर। जैसे कि कार्बन ऑलरेडी आपने देख ही लिया यहाँ पर। इसके बाद जाओगे तो क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, फिर क्या मिलेगा, कार्बन, और फिर वापस से आप उसी कार्बन पे आ गए तो उसके लिए ब्रैकेट लगा दो इमेजिनरी कार्बन। इधर से जाओगे तो कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन। अब देख लो CIP सीक्वेंस रूल, बाकी है तो बहुत ईजी कि आप नेक्स्ट एटम पे जाते जाओ और हायर एटॉमिक नंबर वाला एटम अगर आपको मिलेंगे तो उसको प्रायोरिटी दे देना। तो यहाँ तो क्या है बेटा, OC है और OC है। यहाँ पे क्या है, CO है और CC है। तो कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन कार्बन।
तो प्रायोरिटी किसको चला जाएगा? कार्बन ऑक्सीजन, मतलब अपर ग्रुप को प्रायोरिटी है, लोअर ग्रुप को प्रायोरिटी नहीं है। अब आ जाते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है, इधर 4 मेंबर रिंग है। ओपन करते हैं ऑक्सीजन, फिर क्या आएंगे 3 कार्बन, 1 2 3, फिर आ जाएगा इमेजिनरी, पहले आ जाएंगे 3 कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर इधर से ऑक्सीजन 2 कार्बन, इमेजिनरी कार्बन, तो पहले 2 कार्बन ऑक्सीजन, फिर इमेजिनरी कार्बन, OC OC, CC CC, CC CO, तो इसको प्रायोरिटी चला गया। और ये जो प्रायोरिटी है इसका 1 है, इसका 2, इधर इसका 1 है, इसका 2 है। प्रायोरिटी जिसकी 1 और 1 है वो अपोजिट साइड लगा हुआ है, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो E आएगा, और जनरल कॉन्फ़िगरेशन आप इसका क्या बोल सकते हैं? सस। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट बट नॉट टॉलेंस टेस्ट? तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं होना चाहिए और ब्रोमीन वाटर के साथ इसका टेस्ट आना चाहिए। तो ब्रोमीन वाटर, Br2 वाटर के साथ कौन रिएक्शन करता है? अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन की मोस्ट कॉमन रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और हैलोजन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अगर आपको करवाना है तो हैलोजन को आप पोलर पोटिक सॉल्वेंट वाटर में भी दे सकते हो, या पोलर एपोटिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट किसी में भी दे सकते हो। Br2 वाटर क्या होना चाहिए बेटा? कुछ अल्कीन होना चाहिए या अल्काइन होना चाहिए। तो Br2 वाटर अगर अपने पास सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और कुछ अल्कीन या अल्काइन आपने इंसर्ट कर दिया, Br2 वाटर का कलर कैसा होता है? ब्राउन। ये इसके ऊपर क्या करवा देगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो Br2 और वाटर तो क्या हो जाएंगे? खत्म, मतलब Br2 खत्म हो जाएगा, वाटर तो वहाँ प्रेजेंट है ही सही, Br2 यहाँ पे ऐड हो गया। ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा और ये प्रोडक्ट भी मिलेगा, Br प्लस और Br माइनस, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल, Br माइनस न्यूक्लियोफाइल। Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल, वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल, वाटर न्यूक्लियोफाइल से अल्टीमेटली अटैचमेंट किसका होता है? OH माइनस का। तो इस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बाद। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या होगी कि Br2 का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया तो Br2 तो खत्म है, और Br2 खत्म मतलब कि ब्राउन कलर खत्म। तो ऑब्जर्वेशन आता है ब्राउन कलर डिसअपियर्स। तो ब्राउन कलर तो तभी डिसअपियर हो सकता है जब Br2 गिवन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करे। तो Br2 वाटर किसके साथ रिएक्शन करता है? एल्कीन और अल्काइन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता ही है। बेंजीन के साथ आप इसका कोई रिएक्शन कर नहीं सकते, क्योंकि बेंजीन में आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होता, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ARSE करवाने के लिए Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट नहीं होता है Br2 वाटर से, वो क्रिएट करने के लिए Br2 में कोई लुईस एसिड का आपको प्रेजेंस चाहिए। तो बेंजीन से तो रिएक्ट नहीं होगा पाई बॉन्ड होने के बावजूद भी, लेकिन एल्कीन और अल्काइन में बहुत आसानी से Br2 वाटर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाता है। और फिर आगे क्या है, एक आपको ये याद रखना है, Br2 वाटर का ये जो टेस्ट है ना, इससे आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, एल्कीन है कि नहीं है, अल्काइन है कि नहीं है। तो एल्कीन और अल्काइन अगर प्रेजेंट है सबस्ट्रेट में तो Br2 वाटर का टेस्ट करवा लो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं है कार्बन और कार्बन में। तो एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। इसमें एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो साइक्लोप्रोपेन है इसमें कोई कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड तो है नहीं, लेकिन ये इतना ज़्यादा अनस्टेबल है कि Br2 वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है। देख लो यहाँ पे कितना एंगल है 60 का, डिमांड कितने की, sp3 कार्बन 109 के एंगल की डिमांड करता है, 60 का एंगल है, तो ऑलमोस्ट 49 डिग्री का यहाँ पर एंगल स्ट्रेन है। साइक्लोप्रोपेन इज सो मच अनस्टेबल दैट विदाउट हैविंग अ पाई बॉन्ड इट विल ऑलवेज रिएक्ट विद Br2 water, it will always give test of unsaturation। तो ये एक अलग आपसे याद रखोगे, कैसे होगा, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे जो कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है ना, वही इतना वीक होता है कि जैसे आप नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे करवाते हो, इलेक्ट्रोफाइल को पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। कभी सिग्मा बॉन्ड ऐसे ब्रेक होकर अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देता। सिग्मा बॉन्ड इज नेवर अ न्यूक्लियोफाइल, पाई बॉन्ड इज ऑलवेज अ न्यूक्लियोफाइल। पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को देता ही है, पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में आपने यही किया है।
पाई बॉन्ड ऑलवेज डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन सिग्मा बॉन्ड ने कभी अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट किए हैं क्या? नहीं। सिग्मा बॉन्ड तो हर जगह प्रेजेंट है, और हर जगह प्रेजेंट है इसका मतलब क्या सभी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल हो गए क्या? नहीं। लेकिन साइक्लोप्रोपेन में जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, दीज आर डोनेटेड टू Br+। और उसके बाद अपने पास क्या होगा, Br- जो अपने पास न्यूक्लियोफाइल है दैट विल अटैक ऑन कार्बोकेटाइन। तो कार्बन पे Br+ और Br- इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैच हो चुका है, प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, Br2 कंज्यूम हो गया, दैट मीन्स ब्राउन कलर डिसअपियर्स। तो ये आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके बता दिए टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए। जहाँ पे भी कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, वहाँ पे Br2 वाटर के साथ पॉजिटिव रिएक्शन होगा। सेकंड क्या है कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देना चाहिए। तो टॉलेंस रिएजेंट किसको सेपरेट करता है? एल्डिहाइड और कीटोन को। कीटोन का टॉलेंस रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है, जिससे क्या होता है कि एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलेट आयन में, और टॉलेंस रिएजेंट में Ag+ होता है। Ag+ रिड्यूस होकर Ag सॉलिड बना लेता है, Ag सॉलिड आपको सिल्वर मिरर नजर आता है। लेकिन एल्डिहाइड के टेस्ट देने के साथ साथ टर्मिनल अल्काइन भी टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट देता है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल बेसिक, तो बेसिक मीडियम में ये एसिडिक प्रोटॉन यहाँ से चला जाता है, और Ag+ का कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन माइनस के साथ एक सॉल्ट प्रिपेयर होता है। कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ, एक तरीके से ये मान लो कि आयोनाइजेशन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुआ है, किसी का ऑक्सीडेशन किसी का रिडक्शन नहीं हुआ। और ये जो सॉल्ट अपने पास है, ये क्या मिलता है आपको? व्हाइट PPT। दिस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, देयरफॉर ऑब्टेन्ड एज अ प्रेसिपिटेट। एंड विच टाइप ऑफ प्रेसिपिटेट? व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ टर्मिनल अल्काइन का भी रिएक्शन होता है, और जो ऑब्जर्वेशन है वो सिल्वर मिरर नहीं आता, वो क्या आता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ब्रोमीन वाटर का टेस्ट पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन टॉलेंस रिएजेंट के साथ कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा सीधा सीधा सी ऑप्शन, क्योंकि सी ऑप्शन में अल्कीन तो है लेकिन टर्मिनल अल्काइन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, सी ऑप्शन इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाता है। SiO2 मॉलिक्यूल के बारे में आपको बताना है। तो SiO2 मॉलिक्यूल के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है कि SiO2 मॉलिक्यूल में कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे आप आंसर गलत भी कर सकते हो। आपको क्या लगे कि SiO2 मॉलिक्यूल जैसे CO2 होता है, CO2 में कार्बन के नीचे कौन आता है? सिलिकॉन आता है। CO2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? CO2 इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, तो आप SiO2 ऐसा बना दो। बट आप सबको पता है कि SiO2 इज़ अ 3D नेटवर्क सॉलिड। और टाइप ऑफ सिलिकेट में आपने पढ़ा है कि इसको क्या बोलते हैं? 3D सिलिकेट होता है। इसमें सारे ऑक्सीजन आइटम शेयर्ड होते हैं, एकदम डायमंड के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। डायमंड में सारे कार्बन आइटम नेक्स्ट कार्बन आइटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बना के रखते हैं। एवरी कार्बन आइटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एवरी कार्बन आइटम हैज 4 सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन आइटम को सिलिकॉन से रिप्लेस कर दो और नेक्स्ट कार्बन आइटम को ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दो, तो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन चलता जाएगा। सिलिकॉन का तो एक भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जहाँ पे सिलिकॉन में ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाया हो। सिलिकॉन के इस दुनिया में जितने भी कंपाउंड हैं उनका अगर असली में स्ट्रक्चर बनाया जाए तो सिलिकॉन के आपको हमेशा 4 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे। सिलिकॉन इज ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं, और सारे ऑप्शंस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। चेक करना है कि कितना स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो पहला स्टेटमेंट आप इसमें देखो, आयरन का एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है। आयरन का एक कॉम्प्लेक्स है FeCl2NCS2-2 बोला है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करता है लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। FeCl2NCS2-2, तो ये आइसोसाइनेट लिगेंड हो गया, क्लोराइडो लिगेंड हो गया। टोटल अपने पास मोनोडेंटेड लिगेंड है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी हो सकती है इसकी, और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल भी हो सकती है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होने के लिए DsP2 हाइब्रिडाइजेशन लगता है, एक d ऑर्बिटल आपको यूज करना पड़ेगा, और d सबशेल में तो बेसिकली 5 ऑर्बिटल होता है। तो 5 ऑर्बिटल में एक ही d ऑर्बिटल आपको यूज करना है, रेस्ट 4 d ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड।
तो रेस्ट 4d ऑर्बिटल फिल करने के लिए आपको 3d8 कॉन्फ़िगरेशन लगता है, कभी कभी 3d9 में भी काम चल जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ प्रेजेंट है तो इसको एम्प्टी करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में ऐसा हो सकता है, एक्सेप्शन में आपको पढ़ाया था। 3d8 या 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लगेगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए, तभी जाके ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन 8 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन 4d ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई हो जाएंगे, एक d ऑर्बिटल अभी एम्प्टी होगा, और इस d ऑर्बिटल का यूज हाइब्रिडाइजेशन में कर सकते हैं। इस d ऑर्बिटल में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, और इस तरीके से dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। dsp2 स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन के लिए कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट होती है 3d8 या 3d9। अब यहाँ पे आप देखो Fe2+ है, Fe 26 पे आता है, तो 4s2 3d6 हो गया, 4s2 आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन आपने हटाया, तो 18 + 3d6 4s0 4p0 4d0 3d6 है बेटा। यहाँ पे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आएगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तरीके से आप फिल करो, तो 3d में 6 आपको फिल करना है। ये 4s आपका खाली है, ये 4p आपका खाली है, 4d खाली है। जहाँ पे खाली d ऑर्बिटल खाली ऑर्बिटल आपको मिलेंगे, टोटल 4 एम्प्टी ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो जहाँ से खाली मिलेंगे वहीं से यूज़ करना स्टार्ट कर देना, और वहीं से हाइब्रिडाइजेशन आपको काउंट होगा। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इसी तरीके से स्प्लिटिंग होता है। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 6। वीक फील्ड लिगेंड के तरीके से फिल करने हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डी सबशेल अपना खाली नहीं है, यहीं से आप यूज़ कर पाओगे, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। और sp3 इज अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, sp3 इज अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर अगर ये है तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट, तो ये गलत है, वाइल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डज नॉट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि m A2B2 टाइप है, ये m अपना कायरल नहीं बनेगा, है ना। A2B2 में आपको टोटल यहाँ पे POS मिल जाएगा। ABCD अगर टाइप से 4 डिफरेंट लिगेंड होते हैं कायरल कार्बन के जैसे, तो फिर आप इसको ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल बोल सकते थे। फिलहाल ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी ये शो नहीं करेगा। ऑप्शन 2 पे आ जाते हैं। C2H4 ईथीन में जो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है, इसका बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है व्हेन C2H4 इज इन्वॉल्वड इन सिनर्जिक बॉन्डिंग विद मेटल। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे पहली बात तो क्या होती है? नॉर्मली क्या होता है कि मेटल आयन जो अपने पास प्रेजेंट होता है, इसमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल आयन के ऑर्बिटल्स में डोनेट करते हैं। एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। कहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल हो सकता है? डी सबशेल में भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं जो लिगेंड होते हैं, एस में भी डोनेट कर सकते हैं, पी में भी डोनेट कर सकते हैं, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 sp3 sp3d2 dsp3 या sp3d। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सब टाइप के ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, एस पी या डी। तो किसी भी एम्प्टी ऑर्बिटल में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो जब इस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है, दिस इज अ क्लासिकल लिगेंड, दिस इज अ क्लासिकल कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। लेकिन सिनर्जिक बॉन्डिंग आप किसको बोलते हो? कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करे, और उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली सेंट्रल मेटल एटम अपनी डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन वापस से लिगेंड को डोनेट करे। तो ये अगर इस तरीके से बॉन्डिंग होता है तो उसको सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो कोई भी मेटल है अपने पास, इसके डी सबशेल दिखा रखिए, डी सबशेल में कोई इलेक्ट्रॉन अपने पास प्रेजेंट है, लिगेंड क्या करेगा बेटा? अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसी भी एम्प्टी ऑर्बिटल में, लेकिन मेटल अपने डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन वापस से इधर डोनेट करेगा। इस टाइप की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब C2H4 पे आ जाता है। पाई डोनर हो गया बेटा, ये कोई लॉन पेयर तो है नहीं, तो लॉन पेयर है नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड उस तरीके से तो नहीं बनाएगा, तो सिग्मा डोनर नहीं बोलेंगे, पाई डोनर बोलेंगे। तो पाई डोनर की तरीके से तो एक क्लासिकल बॉन्डिंग कर रहा है, साथ ही साथ इसके जो डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन है वापस से इसके पाई स्टार में डोनेट किए जाएंगे, वही एम्प्टी ऑर्बिटल है, पाई स्टार में डोनेट किए जाएंगे, तो ये पाई बॉन्ड बेसिकली ब्रेक होगा। कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इंक्रीज। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है, फर्स्ट भी गलत था। अब थर्ड क्या आ गया कि क्रोमेट आयन और परमैंगनेट आयन MnO4- आर कलर्ड ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। मेटल कॉम्प्लेक्सेस या डी ब्लॉक के जितने भी कंपाउंड हैं, इनमें कलर अगर होता है तो कलर के बेसिकली 2 पॉसिबल रीजन हैं।
वो पॉसिबल रीजंस क्या क्या हैं? एक तो होता है डी ट्रांजिशन और एक होता है चार्ज ट्रांसफर। डी ट्रांजिशन कब पॉसिबल नहीं होगा? जब सेंट्रल मेटल एटम के डी सबशेल में 0 इलेक्ट्रॉन हो या 3d10 इलेक्ट्रॉन हो, उस केस में डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता। तो ये जो क्रोमेट आयन आपको दे रखा है या परमैंगनेट आयन दे रखा है, Mn2 7+ हो गया, क्रोमियम 6+ हो गया, 3d0 तो 3d सबशेल में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो सबशेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे से ऊपर नहीं जा सकता एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और ऊपर से जब नीचे करेगा तो एनर्जी इमिट होगी। एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में इमिट होती है, और अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ विजिबल रेंज में है तो फिर ये हमें दिखाई देता है और वही पर्टिकुलर इसका कलर आता है। तो फिलहाल यहाँ जब डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा नहीं सकता, डी ट्रांजिशन तो हो नहीं सकता। डी ट्रांजिशन नहीं है, इसीलिए डी ट्रांजिशन इज नॉट द रीजन फॉर द कलर ऑफ दीज मैग्नेट, परमैंगनेट आयन एंड क्रोमेट आयन। जबकि आपको पता है कि क्रोमेट आयन का भी कलर होता है, परमैंगनेट आयन का भी कलर होता है। तो कलर होता है, डी ट्रांजिशन से तो नहीं हो सकता। किससे हो सकता है बेटा? चार्ज ट्रांसफर से। और चार्ज ट्रांसफर क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है क्रोमियम 3+ या फिर Mn7+, और जो साइड में अपने पास लिगेंड है ऑक्साइड आयन O2-, ये जो ऑक्साइड आयन है, जो लिगेंड है, ये अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के डी सबशेल में ट्रांसफ़र करता है, फिर वहाँ से वापस से ऑक्साइड आयन के पास आते हैं। तो एक तरीके से लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और जब हायर से वापस से लोअर पे आएंगे तो एनर्जी इमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एंड इफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ वेवलेंथ इन विजिबल रेंज, तो फिर ये जो परमैंगनेट आयन, क्रोमेट आयन है, ये हमें दिखाई देंगे। तो डी ट्रांजिशन रीजन नहीं है, चार्ज ट्रांसफर रीजन है। तो थर्ड ऑप्शन आपको एकदम करेक्ट दे रखा है। अब फोर्थ आप देखो, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, जिंक का कॉम्प्लेक्स है, डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, प्लेटिनम 2+ है बेटा, तो प्लेटिनम 2+ निकल 2+ के जैसा ही होता है। 3d8 होता है, 4s2 होता है, तो 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो 4s0, 4p0, 4d0, और 3d8 में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ही होंगे, क्योंकि प्लेटिनम के लिए तो सारे लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड ही काम करेंगे। सारे d ऑर्बिटल पेयर होंगे, तो यहाँ से एक d ऑर्बिटल, यहाँ से एक s ऑर्बिटल और यहाँ पे 2 p ऑर्बिटल। आंसर आ जाएगा dsp2, और dsp2 आपका स्क्वायर प्लेनर होता है। स्क्वायर प्लेनर में Gi पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे भी Gi पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो लिगेंड आपको दे रखा है ना ब्यूटाइलिन, ये बेटा बाइडेंटेड लिगेंड है, MAA2 टाइप है ये। इसमें आप कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओगे, है ना? कौन सा एक इसके ऑपोजिट में, कौन सा एक इसके साथ रखोगे, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और जिंक का ग्लाइसिनेट के साथ ये जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ये देखना आप sp3 आएगा, क्योंकि जिंक 2+ है, 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होगा। 3d10 में डी सबशेल के सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं, तो आगे जहाँ पे भी खाली है वहीं से हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल यूज आएंगे, तो आगे 4s0 होगा, 4p0 होगा, 4d0 होगा। तो 4s, 4p और 4d यहाँ से आप ऑर्बिटल यूज़ कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन के लिए। टोटल 4 कोऑर्डिनेट नंबर है, तो 4 ऑर्बिटल यूज़ करना है, तो फिर ये कितना हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, ऑप्टिकल भी शो नहीं कर सकता, और ये जिंक वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये ज्योमेट्रिकल तो शो नहीं कर सकता लेकिन ऑप्टिकल शो कर सकता है। ओवरऑल फोर्थ ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। फोटोन का आपको क्या निकालना है? मोमेंटम निकालना है। फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो एनर्जी कैरी करने का काम करता है उस पैकेट को क्या बोलते हैं? फोटोन। और फोटोन अगर एक पैकेट है, प्लांक्स थ्योरी को अगर आप मानो, मतलब कि पार्टिकल थ्योरी पे अगर आप चलो, दैट फोटोन इज अ पार्टिकल, तो E = कितना होता है? hc/λ, यहाँ से उसका एनर्जी आ जाएगा। और वेव नेचर अगर कंसिडर करें, और वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव पार्टिकल डुअलिटी बहुत पहले प्रूव किया जा सकता है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर आप उसकी कैलकुलेट करो तो P = कितना हो जाएगा? h/λ, और लैम्डा = कितना हो जाएगा? h/p। P कितना होता है बेटा? mv होता है। इन दोनों इक्वेशन को आप यूज़ करके जो फोटोन है उस फोटोन का मोमेंटम P आप कैलकुलेट कर सकते हो, और बाकी जो भी वैल्यू आपको यूटिलाइज करनी है, जैसे कि एनर्जी ऑफ फोटोन, वो आपको दे रखा है 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 17 तो बहुत आसानी से आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट फाइनल क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट का। अगेन ये भी एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।
बस इसमें थोड़ा सा परसेंटेज यील्ड का फंड आपको दे रखा है। बाकी बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, इस रिएक्शन में इतने रिएक्टेंट है, इतने प्रोडक्ट आपको बनाने हैं। रिएक्शन में क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट, हाउ मेनी केजी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज नीडेड टू प्रोड्यूस 336 केजी ऑफ CaO। कैल्शियम कार्बोनेट को डिसोशिएट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है। कैल्शियम ऑक्साइड आपको इतना बनाना है और इसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट हाउ मच रिक्वायर्ड, ये आपको निकालना है। तो CaCO3 दैट विल decompose to give CaO plus CO2 गैस, ये भी सॉलिड होता है। 336 kg है बेटा, ये तो 336 डिवाइडेड बाई 56 और 10⁻³ मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 6 टाइम 6000 मोल की रिक्वायरमेंट है। लेटस से कि ये कितना मोल रिक्वायर्ड है, x मोल। अब वैसे तो डायरेक्ट हो गया कि इसके 6000 मोल बनाना है, तो ये भी 6000 मोल चाहिए, लेकिन उसके लिए 100% यील्ड होना चाहिए। अज्यूम कर लेते हैं कि x मोल रिक्वायर है। x मोल से कितना बनेगा बेटा, x मोल, और x मोल नहीं बनेगा, x का कितना बनेगा 60% यील्ड है, तो x का 60% बनेगा, विच शुड बी इक्वल टू 6000। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10,000 मोल मल्टीप्लाइड बाय 100 मोलर मास हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, और 10⁻³ को क्या बोल देंगे, ग्राम को रिप्लेस कर देंगे किलोग्राम से। तो 10,000 तो मोल आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100 ग्राम। मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वेट आ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड 1000 kg। और जब आप इसको डिकम्पोज करोगे, थर्मली जो डिकम्पोजिशन होता है हाई टेम्परेचर पे, तो ऐसा करने से 60% यील्ड के साथ 336 किलोग्राम कैल्शियम ऑक्साइड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो पेपर 1 है FST 26 का, ये हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। पेपर आपने देखा होगा कि ओवरऑल थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे ही था। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो मैं इस क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन को नहीं बोल सकता, सारे मॉडरेट लेवल पे थे। लेकिन इतना है कि आपकी जो भी नॉलेज है ना, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसको भी थोड़ा यूटिलाइज करने का मौका आपको मिला है। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि केवल लॉजिक बेस्ड हैं कि आपने सॉल्व किया और आंसर आ गया, थोड़ा बहुत आपको याद भी रखना पड़ेगा। जैसे कि मेटलर्जी से 2 स्टेटमेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। पीरियोडिसिटी में आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऑर्डर थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों का ही मिक्सचर होता है बेटा केमिस्ट्री, कि आप थोड़ा लॉजिक भी अप्लाई करो और थ्योरी में जो आपको लिखा रखा है, जितना भी एक्सेप्शंस आपको लिखा रखे हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी बातें आपको बताइए, उन सबको याद रखना पड़ेगा। तभी केमिस्ट्री में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और याद रखना, आपने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं सब में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल पे केमिस्ट्री का पेपर नहीं होता है, मॉडरेट लेवल पे ही केमिस्ट्री का पेपर होता है। बस रिक्वायरमेंट ये है कि आप केमिस्ट्री में याद रखने वाली बातों को याद रखो, तब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं कि केवल फिजिकल केमिस्ट्री के दम पे आप स्कोर लाओगे, नहीं बेटा, इनऑर्गेनिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑर्गेनिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो FST 26 है, इसका पेपर 1 हमने डिस्कस कर लिया।